सुप्रभातम विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे हैं कि रताग्निम के प्रथम सर्ग में 25वें पद्य से 24 पद्य आपको भली भांति समझ में आ चुके हैं। और अब देखिए 25वां पद्य। तदा शुकर्तुम त्वयि जे मुद्यते विधेताम तत विधेयमुत्तरम प्रणीतानि वचांसि चिन्वता प्रवृत्ति सारा खलु महादशम गिरह। अतः देखिए कौन बोल रहा है, वनेचर बोल रहा है। किससे बोल रहा है? युधिष्ठिर से बोल रहा है। अतः आपसे छल करने के लिए तैयार उस दुर्योधन के प्रति जो भी ठीक कार्य हो सो कीजिए, क्योंकि दूसरों के कहे हुए वचन को संग्रह करने वाले मेरे जैसे आदमी की बात केवल समाचार ज्ञापक ही होती है। सुप्रभातम विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे हैं कि रताग्निम के प्रथम सर्ग में 25वें पद्य से 24 पद्य आपको भली भांति समझ में आ चुके हैं। और अब देखिए 25वां पद्य। तदा शुकर्तुम त्वयि जे मुद्यते विधेताम तत विधेयमुत्तरम प्रणीतानि वचांसि चिन्वता प्रवृत्ति सारा खलु महादशम गिरह। अतः देखिए कौन बोल रहा है, वनेचर बोल रहा है। किससे बोल रहा है? युधिष्ठिर से बोल रहा है। अतः आपसे छल करने के लिए तैयार उस दुर्योधन के प्रति जो भी ठीक कार्य हो सो कीजिए, क्योंकि दूसरों के कहे हुए वचन को संग्रह करने वाले मेरे जैसे आदमी की बात केवल समाचार ज्ञापक ही होती है। पद्य का अन्वय पहले आप देखिए। तत् त्वयि जिम्मं कर्तुम उद्यते तत्र विधेयमुत्तरम आशु विधीयताम प्रणीतानि वचांसि चिन्वतां मादशम गिरह प्रकृति सारा खलु। अर्थात वनेचर अपना कथन समाप्त करता हुआ कहता है कि दुर्योधन महान कपटी है और आपसे कपट व्यवहार करने के लिए सदा ही उद्यत रहता है। अतः शीघ्र ही आपको उसका उपाय कर लेना चाहिए। यदि आप मुझसे यह भी पूछें कि किस उपाय से दुर्योधन की ये नीति व्यर्थ हो सकती है, तो मैं इस विषय में कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि हम लोग तो केवल इधर उधर का वृत्तांत लाकर आपको देने में ही निपुण है। उपदेश देने की या मार्ग प्रदर्शन की हम लोगों में शक्ति कहाँ है। विशेष बात इस पद्य में यह है कि दुर्योधन के जन कल्याणकारी कार्यों और राजनीतिक प्रयासों भयाक्रांत मनस्थिति का यथार्थ वर्णन करके गुप्तचर शीघ्र प्रतिकारात्मक कार्रवाई करने के लिए युधिष्ठिर को प्रेरित करता है। वह अपनी ओर से कोई सुझाव इसलिए नहीं देता क्योंकि वह गुप्तचर की कार्य सीमा जानता है। उनकी दृष्टि में सूचना एकत्र करके अपने स्वामी को बता देना ही गुप्तचर का कर्तव्य होता है। इस श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है, क्योंकि यह सामान्य कथन से विशेष का समर्थन किया गया है। इति रयित्वा गिरमात् सत्क्रिये गते पत्यौ वनसन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदं महीभुजा तदा च चक्षे अनुज सन्निधौ वचः। प्रथम सर्ग का जो प्रसंग चल रहा था पहले, उसमें युधिष्ठिर द्वारा भेजे गए गुप्तचर वनेचर ने दुर्योधन की शासन व्यवस्था का पूरा हाल जानकर धर्मराज को निवेदन किया था। अब इस सर्ग का उत्तरार्ध आरंभ होता है, जिसमें द्रौपदी युधिष्ठिर को अपने व्यंग्य वचन सुनाती है। इस भाग का ये पद्य प्रस्तावना स्वरूप है। ये पहले की बात कहने के बाद स्वामी के दिए गए पुरस्कार को लेकर जब वनेचरों का प्रधान अपने घर चला गया, तब महाराज युधिष्ठिर ने घर के अंदर जाकर अपने छोटे भाई भीम के सामने उस वनेचर की बातें द्रौपदी को बताई। वो इस पर वर्णन है। पहले श्लोक का नाम देखिए। अत इति गिरम ईरित्वा गते आत्मसत्क्रिये वन सन्निवासिनां पत्यौ महीभुजा कृष्णसन्दं प्रविश्य अनुसन्निधौ तत्वचः आचचक्षे। अर्थ समझिए। पूर्वक प्रकार से दुर्योधन का वृत्तांत कहकर एवं युधिष्ठिर के द्वारा दिया हुआ इनाम लेकर वह वनेचर तो अपने स्थान को चला गया, और युधिष्ठिर ने द्रौपदी की कुटिया में जाकर तथा वहां पर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इन अपने छोटे भाइयों को बुलाकर सबके सामने वनेचर की कही हुई तमाम बातें कह दी। लेकिन विशेष बात यह है यहाँ पर कि युधिष्ठिर को एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शत्रु पर आक्रमण करने के पहले उसने गुप्तचर के द्वारा शत्रु की गतिविधियों का पता लगाया। गुप्तचर का प्रतिनिधि उसने एकांत में सुना।
उस प्रतिवेदन पर विचार करने, भावी रणनीति तय करने के लिए अपने बुद्धिमान भाइयों की मंत्रणा लेना आवश्यक मानता है। पर्याप्त मंत्रणा के बाद ही निर्णय लेना युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता वृत्ति के का संकेतक। इति ऋता गिरमारत सत्क्रिय इत्यादि कथन में अनुप्रासन है, क्योंकि अनैत आदि वर्णों की आवृत्ति हुई है। अगला श्लोक देखिए 27वां। निशम्य सिद्धि द्विष्टापाकृति रतस्ततस्त्या विनियन्तुमक्षमा नपस्मन्यु व्यवसाय दीपिनी रुद्रजाहर द्रुपात्मजा गिरहा। कवि कहता है कि द्रौपदी ने अपने मन की भड़ास निकालने के लिए बोलना प्रारंभ किया। जब उसने युधिष्ठिर से शत्रु की उन्नति सुनी तो चित्त के क्षोभ को छिपा नहीं सकने वाली द्रौपदी अपने पति युधिष्ठिर के क्रोध और शत्रु नाश के लिए उद्योग कराने वाली बातें बोलने लगी। अन्वय देखिए श्लोक का पहले। ततः द्रुपदात्मजा द्विष्टाम सिद्धि निशम्य ततस्त्या अपाकृति विनियन्तुम अक्षमा सती नपस्मन्यु व्यवसाय दीपिनी गिरह उदाजहार है। और देखिए द्रुपद राजपत्नी पांचाली वनचर के द्वारा कही हुई दुर्योधन की राजनीति की सफलता को युधिष्ठिर के मुख से सुनकर अत्यंत दुखी हुई, किंतु वह अपने आप को शत्रुओं से बदला लेने में असमर्थ अनुभव करती हुई शांत होकर बैठे रहने वाली धर्मराज युधिष्ठिर के क्रोध और युद्ध के उद्योग को बढ़ाने के लिए शीघ्र ही वाणी कहने लगी। देखिए इस श्लोक में अपमान का कड़वा घूंट पीने वाली द्रौपदी के हृदय की क्षुब्ध स्थिति की ओर इशारा किया गया है। उसके हृदय में प्रतिशोध की आग जल रही है। तब उसने दुर्योधन की राजनीति की सफलता की बात सुनी तो उसका क्रोध और अधिक तीव्र हो उठा। द्रौपदी वाक्पटु में दुष्टी नारी है। अपने हृदय की प्रतिशोधाग्नि से प्रेरित होकर वह राजा युधिष्ठिर के हृदय में भी शत्रु के प्रति क्रोध जगाने का प्रयास करती है। वह नपेत लेकिन प्रभावपूर्ण शब्दों से युधिष्ठिर को उत्तेजित करके शत्रु के विरुद्ध शीघ्र आक्रमण करने की प्रेरणा देती है। उपरोक्त श्लोक का हिंदी में भी पद अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। देखिए धर्मराज से दुर्योधन की इस प्रकार सुन सिद्धि विशाल चिंतन कर अपकार शत्रुघ्न कृष्णा को प्रस की संभाल क्रोध उद्वेग बढ़ाने वाली तब वह गिरा रसाल मई पाल को संबोधित कर बोली युक्ति तत्काल। ये किसने कवि ने हिंदी में श्लोक लिखा है इसी पद का। 28 श्लोक देखिए। भवादशेषु प्रमदा जनोदितं भवत्यधिक्षेपैवानुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसायन्ति मां निरस्तनारी समया दुरादय। देखिए द्रौपदी अपने वक्तव्य के आरंभ में अपने अनुचित कथन के लिए युधिष्ठिर से पहले क्षमा मांग लेती है। क्या कह रही हो? ये कहते हैं यद्यपि आप लोगों के जैसे महानुभावों के प्रति स्त्री जनों की कही हुई बातें अपमान के समान है तो भी मैं क्या करूं? मेरे चित्त का दुख दर्द मेरे उचित शील को हटाकर मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है। अन्वय देखिए श्लोक का। भवादिशेषु प्रमदा जनोदितम अनुशासनम अधिक्षेपाय भवति तथापि निरस्त नारी समयः दुराधय मां व्यक्तुम व्यवसाय यन्ति। आपने विशेषता देखिए बता दी द्रौपदी क्या कह रही है। मैं किस प्रकार मजबूर होकर बोल रही हूँ ये बात करिए अपनी व्यवस्था प्रकट करती हुई। द्रौपदी कहती कि आप जैसे नीति निपुण विद्वान के सामने मुझ जैसी स्त्री के द्वारा कर्तव्य मार्ग का उपदेश करना सर्वथा ही अनुचित है, साथ में दृष्टता भी है, किंतु किया क्या जाए। शत्रुओं की सफलता को सुनकर मेरे हृदय में भी अरुंतुद व्यथा हुई है और उसने स्त्रियों के सब धर्मांतर को दूर करके मुझे कहने के लिए बाध्य कर दिया है। जब आप लोग हैं उचित निर्णय लेने वाले तो मुझे बोलना शोभा नहीं देता, लेकिन मैं मजबूर हूँ, बोलने के लिए मजबूरी प्रकट कर रही है। देखिए विशेष बात यह है कि इस पद में जो प्रकट हो रही है, प्राचीन काल में स्त्रियों का मुख्य कार्यक्षेत्र घर था। वे राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया करती थी। जब गुप्तचर के प्रतिवेदन सुने और युधिष्ठिर ने आकर के अपने भाइयों से बताए तो भावी युद्ध पर विचार करने लगे भाइयों के साथ, तब द्रौपदी भी अपनी राय देने हेतु हुई थी। अपना वक्तव्य प्रारंभ करने से पहले उसने स्वीकार किया कि पांडवों जैसे राजनीतिकों के बीच में एक स्त्री के द्वारा सलाह देना अनुचित सा लगता है। फिर भी उसकी भावनाएं उसे कुछ कहने के लिए विवश कर रही है। निरस्त नारी समया दुरादय। द्रौपदी के इस कथन का आशय यह है कि मेरी मानसिक पीड़ा इतनी अधिक है कि इसके कारण मैं नारी की समाज स्वीकृत सामान्य मर्यादाओं को तोड़कर
अपने उद्गार प्रकट करने के लिए मजबूर हो गई। प्रस्तुत पद्य का भी देखिए हिंदी अनुवाद लोगों ने किया है। आप सदस्य पंडित के सम्मुख निपटनी नारी की बात तिरस्कार कारक सी होती है। हे नरपति कुल विख्यात वह सरल आदि कति दुस्सह दुख तथा आज इस काल बार बार प्रेरित करते हैं मुझे बोलने को भूपाल।